हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा और आज हम बात कर रहे हैं आचार्य प्रशांत जी की स्त्री पुस्तक पार्ट 8 के बारे में, जो है महिलाएं क्या पहने और क्या नहीं, हिजाब विवाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नकर्ता: नमस्कार आचार्य जी, महिलाओं के पहनावे को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के नियम बनाए जाते हैं, लेकिन किसे तय करना चाहिए कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए, ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आचार्य प्रशांत जी, कौन तय करेगा कि महिलाएं क्या पहने? तो महिलाएं ही क्यों, इसमें पुरुष का भी ले लो। कौन तय करेगा कि कोई भी क्या पहने? देखो, व्यक्ति को ही तय करना होगा कि वो क्या पहने, और इसमें किसी का क्या हक हो सकता है बोलने का। अगर आप किसी से कोई ताल्लुक़ रखते हो, एक साफ सच्चा संबंध रखते हो, तो आपका अधिकार यही तक है कि आप उस व्यक्ति की चेतना को जागृत करने में मदद करो। वो व्यक्ति साफ देख सके, सोच सके, समझ सके, इसमें उसकी सहायता कर दो। लेकिन इसके बाद वो व्यक्ति पहनेगा क्या, कहाँ चलेगा, कहाँ रहेगा, इसमें तो दखल देने का आपका कोई अधिकार नहीं हो सकता। अगर आप समाज के और विशेषकर महिलाओं के इतने हितैषी हो तो महिलाओं को सही शिक्षा दो, सांसारिक भी आध्यात्मिक भी। वो खुद जान जाएंगी कि उनके लिए जीवन में कौन से निर्णय उचित है। आप ये थोड़ी ही कर सकते हो कि उनके ऊपर एक आज्ञा लाद दो कि तुम्हें ऐसे चलना है, ऐसे विवाह करना है। शालीनता की ये परिभाषा होती है और इस प्रकार से तुमको जीवन जीना है। इतने लंबे तुम बाल रखोगे, इस प्रकार तुम आचरण करोगे, ये बात तो कोई भी व्यक्ति क्यों स्वीकार करे? कहीं का भी व्यक्ति हो, भारत का हो, ईरान का हो, अमेरिका का हो, स्वभाव तो मुक्त ही होती है ना। जो आपके भीतर बैठा है मन, वो बिना पूर्ण स्वतंत्रता के चैन तो मानता नहीं। तो वो कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि कोई और आकर के उस पर तरह तरह के नियम आरोपित कर रहा है? महिलाएं बहुत जगहों पर बहुत समय तक मानती गई हैं। ये एक अपवाद है, ये एक प्रकार का दुर्भाग्य ही है। ये तर्क नहीं दिया जाना चाहिए। पहले तो मानती थी ना, पुरानी पीढ़ियों की महिलाएं थी, देखो वो तो कितनी शालीनता होती थी और उनका आचरण कितना सभ्य होता था। वो सारी वर्जनाओं का पालन करती थी। वो सब यदि हुआ है तो वो कोई खुशी की या ऊंची बात नहीं है। वो सब यही बताता है कि मानसिक गुलामी थी। नहीं तो स्त्री हो या पुरुष, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि वो अपने ऊपर 100 तरह की सीमाएं और नियम की और वर्जनाएं स्वीकार कैसे कर सकता है, और क्यों करे? निश्चित ही समाज में बड़ा घातक षड्यंत्र रचा जाता है, बच्चे के प्रति, फिर किशोर के प्रति, फिर वयस्क के प्रति, कि वो जो एकदम व्यक्तिगत मामले हैं उनमें भी बाहर से थोपे गए नियम कानून स्वीकार करने को सहमत हो जाता है। नहीं तो कोई नहीं करेगा। जो विद्रोह आप आज देख रहे हैं, उस तरह के सैकड़ों विद्रोह सैकड़ों जगह पर होने चाहिए थे और बहुत पहले होने चाहिए थे। एक छोटा सा कोट्स है: अगर आप किसी से कोई ताल्लुक़ रखते हो, एक सच्चा संबंध रखते हो, तो आपका अधिकार यहीं तक है कि आप उस व्यक्ति की चेतना को जागृत करने में मदद करें। अब आगे बिल्कुल मूल बात समझिए ना। इंसान है, व्यक्ति है, आदमी है और औरत है। कोई है, इंसान है और कोई इंसान है, कैसे जिएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इसका निर्धारण करने वाला दूसरा कौन होता है? दूसरों को कुछ बोलने का अधिकार सिर्फ तब तक शुरू होता है जब एक व्यक्ति के आचरण से दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, जब एक व्यक्ति के आचरण से दूसरों का कोई नुकसान होता है। ये तय करने के लिए कि किसको आप फ़ायदा कहेंगे, किसको नुकसान कहेंगे, सबसे पहले एक जागृत मन चाहिए। तो घूम फिर कर बात तो जागृति पर ही आ जाती है ना। जितना हमने जोर लगा दिया है, कि जितनी ऊर्जा लगा दी है ये तय करने में कि महिलाएं क्या पहने, क्या नहीं, क्या करें, क्या नहीं, अगर उसकी आधी ऊर्जा भी हमने महिलाओं को शिक्षित और आंतरिक रूप से जागृत करने में लगा दी होती तो दुनिया दूसरी होती। पर पुरुषों को ज़्यादा रुचि हमेशा महिलाओं के शरीर में और इसलिए उनके कपड़ों में ही रही है। देह भाव का और क्या परिणाम होगा, काम वासना का और क्या परिणाम होगा, वो बाहर से कैसी दिख रही हैं, इसमें पुरुष प्रधान समाज को बड़ा सरोकार रहता है। उसके अंग कितने दिख रहे हैं, उसका मुंह कितना दिख रहा है, उसके बाल कितने दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, किस समय घर से निकल रही है, किसी को साथ लेकर के निकल रही है, इन बातों को लेकर ये पुरुष वर्ग बड़ा सक्रिय और सजग रहा है। उसका अंततः कैसा है, भीतर से कैसी है, इससे पुरुषों का कोई वास्ता नहीं है। भारत से कैसी भी हो, अगर हम चाहते हैं कि वो पर्दा करे, हिजाब करे तो ठीक है, और पुरुष को क्यों नहीं वास्ता रहा है।
अंतर जगत से, क्योंकि पुरुष का अपने ही अंतर जगत से कोई वास्ता नहीं रहा है। पुरुष स्वयं देह बनकर जीता है तो स्त्री को भी देह की तरह देखता है। बस वो जितना देह की तरह देखेगा उतना वो बार बार पूछेगा, कपड़े 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 बताओ। किसी को अगर स्त्रियों के कपड़ों से बहुत रुचि हो कि छोटे ज़्यादा हैं, काले सफ़ेद और सिर पर ही नहीं पाँव पाँव कितना दिख रहा है, इससे यही तो पता चलता है कि वो व्यक्ति खुद गहरे देह भाव में है और बड़ी काम वासना में जी रहा है। नहीं तो आपके सामने एक व्यक्ति, आपकी ही प्रजाति का एक व्यक्ति, बस उसका लिंग दूसरा हो और आप में बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है, इसलिए शारीरिक रूप से 10-20% का ही अंतर है। वरना आप और वो जो सामने खड़ा एक ही व्यक्ति है, कद में भी 2-4 इंच का अंतर होता है। तो शारीरिक रूप से भी, एनाटॉमिकल दृष्टि से भी स्त्री पुरुष के शरीर में 10-20% से ज़्यादा अंतर नहीं होता। स्त्री का रक्त पुरुष के काम आ जाता है और खून जब चढ़ता है तो ये होता है कि पुरुष को भी स्त्री का खून चढ़ेगा। या आप अगर मरते समय नेत्रदान कर जाएं तो ऐसा होता है कि स्त्री की पुरुष की आँख या रेटिना नहीं लगता। ऐसा होता है क्या? किडनी भी लग जाएगी, लीवर भी लग जाएगा, रुपया पैसा सब एक ही तरह की मुद्रा में लेन देन करते हैं, भाषा भी एक ही होती है। कितना है दोनों में अंतर? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो काम केंद्रित आँख होती है वो बस उस जगह पर जाकर अटक जाती है जहाँ अंतर है। कहाँ अंतर है? या नांग में 90% समानताएं, उनसे लेना देना क्या। स्त्री जब सामने आती है तो व्यक्ति दिखाई ही नहीं पड़ता, बस लिंग दिखाई पड़ता है। और जब लिंग दिखाई पड़ता है तो कपड़े बड़े महत्वपूर्ण चीज़ हो जाते हैं। इसने क्या पहन रखा है, कौन कौन से अंग दिख रहे हैं। अब 90% उसके जो अंग होते हैं तुम्हारे पास भी हैं, 10% का जो अंतर है उसको लेकर के बौराए रहते हो। ये सब प्रश्न हमारे लिए प्रासंगिक हैं, यही बहुत शर्म की बात है। एक छोटा सा कोट से आगे, अगर आप समाज के और विशेषकर महिलाओं के इतने ही हितैषी हैं तो महिलाओं को सही शिक्षा दो, सांसारिक भी आध्यात्मिक भी। वो खुद जान जाएंगी कि उनके लिए जीवन में कौन से निर्णय उचित हैं। अब आगे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका सरोकार किससे होगा? मेरी बात से, मेरे मन से या मेरे कपड़ों से? और आप में कोई ऐसा बैठा हो वो यही देख रहा हो कि इन्होंने कितना पहन रखा है, क्यों पहन रखा है, पूरी बाँह की पहनी है, आधी बाँह की ही क्यों पहनी है। कोई कह सकता है अच्छा पूरी बाँह की पहनी थी तो उसको मोड़ कर क्यों पहना, बाँह को क्यों पहन रहे हो, अंग प्रदर्शन ये कलाई क्यों दिखा रहे, काहे भाई शरीर तो शरीर है, घुटना दिख जाए तो उबल पड़ते हो, कलाई दिख गई तो बराबर उबलो। और जब नज़र में वासना होती है तब कलाई भी वासना का ही विषय बन जाती है। बिल्कुल गाने चलते तो हैं चिटिया कलाइयाँ। तो यहाँ कोई बैठा हुआ है, कह सकता है कि आचार्य जी क्या कर रहे हैं, अपनी कलाइयाँ दिखा दिखा कर हमें वासना का संचार कर रहे हैं। महिलाएं ऐसा आरोप लगा सकती हैं, जब नज़र में ही जानवर बैठा हो तो कुछ सामने वाले का उसका मुंह ही दिख रहा है, उसके बाल ही दिख रहे हो तो बोलो अरे अरे उसके बाल दिख गए, इसका मुंह दिख गया, तो सारे पुरुष बिल्कुल पागल हो जाएंगे, सांड बन जाएंगे। तो क्या छुपाओगे, कितना छुपाओगे? जीने ही मत दो उसको किसी कांसर में भर दो, कंस्टर में 2 छेद कर दो और बोलो तू इसी से चला कर अंदर। और ऐसी व्यवस्था हमने कर भी दी है जो पुरुष वर्ग मांग करते हैं कि वो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, घर के बाहर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक बुर्के में रहे। और उसे क्या कर रहे हो, वो क्या चीज़ है, पूरा उसको कैद कर दो, उसमें 2 छेद कर दो कि बस तू सांस लेती रहे और कुछ दिखता रहे। तुझे दिखता भी तो पता नहीं पूरा या नहीं। तुम्हें समस्या क्या है, कितना तुम उसके शरीर के दीवाने हो या कितना तुम्हारी नज़र बस उसकी खाल पर रहती है। खाल को लेकर के इतनी व्यग्रता, इतनी आतुरता क्यों करोगे? खाल को लेकर के सब कुछ तो खाक हो जाना है। और जब पुरुष के लिए स्त्री का देह महत्वपूर्ण है तो उसी समाज की स्त्री भी है, उसके लिए फिर उसका देह दूना महत्वपूर्ण हो जाता है। उसकी पूरी ज़िंदगी फिर बस देह को देखकर में बीत जाती है। श्रृंगार के साथ सज्जा के 90% साधन महिलाओं के ही होते हैं। ये जो पूरी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री चल रही है, ये 90-95% इसमें किसके लिए माल सामग्री रहती है? महिलाओं के लिए ही तो रहती है। महिलाओं ने क्या किया? महिलाओं ने पुरुष की नज़र को आत्मसात कर लिया है। वो अपने आप को वैसे दिखाने में लग गई हैं जैसे
पुरुष उन्हें देखेंगे। एक 14-15 साल की लड़की भी आईने के सामने खड़ी होती है और वो आईने में अपने आप को वैसे देखती है जैसे लड़के उसे देखेंगे। अपने आप से पूछती है, क्या मैं इस वक्त लड़कों के लिए आकर्षक हूँ? ये बात उसको पता भी नहीं है कि क्योंकि ये बात पता होने के लिए थोड़ा आत्मज्ञान चाहिए। वो अगर मेरी बात अभी सुन रही होगी तो वो कहेगी, नहीं नहीं, मैं तो बस ये देखती हूँ कि क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। मैं पूछता हूँ किसको अच्छी लग रही हो? वो कहेगी खुद को अच्छी लग रही हूँ। तुझे पता नहीं है बेटा, तू खुद को अच्छी अपनी नज़र से नहीं लग रही है। तू जब कह रही है कि मैं खुद को अच्छी लग रही हूँ तो तू खुद को अच्छी लग रही है तो सड़क वाले लड़कों की नज़र से, और ये घटना चुपचाप घट गई या तेरे साथ बड़ी दुर्घटना हो गई और तुझे ये बात पता भी नहीं कि तूने अपनी नज़र खो दी और चुपचाप जो समाज के लड़कों की नज़र वो तेरी नज़र में बन गई। ये अपने आप में बड़ी गरिमाहीन और असभ्य बात की है। एक व्यक्तित्व को दूसरे के परिधान का निर्धारण करने पड़े। आपके यहाँ कोई मिलने आए और आप उससे बोलें कपड़े ठीक पहना करो, ये कोई तमीज़ की बात है? या कि बोले आप अगली बार ये कुर्ता पजामा पहन कर मत आइएगा, शॉर्ट्स पहन कर आइएगा, तब प्रवेश देंगे, ये कोई तमीज़ की बात होगी? पर हम यही तो कर रहे हैं लगातार। वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसको सेकंड पार्ट में अपलोड कर दूंगी। मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज है आप सभी के लिए कि दें तो स्त्री की भी है और पुरुष की भी है, फिर मर्यादा का भार केवल स्त्री पर ही क्यों रखा जाए? वासना का कारण किसी एक का अस्तित्व नहीं बल्कि देखने वाले की दृष्टि होती है, और दृष्टि की बदलना ही वास्तविक समाधान है। यदि संयम की आवश्यकता है तो वह दोनों को है। दोनों को समान होनी चाहिए ना, स्त्री और पुरुष। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं हूँ पूजा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।